नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि हम अपने जो सोलर सिस्टम होता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स के बारे में, अमावस्या पूर्णिमा के बारे में हमने स्टडी किया था, कॉन्स्टलेशन क्या होता है इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो इसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे चैप्टर का नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है। देखो ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक मॉडल है आप लोगों का, दिखा रखा है आपको बुक में। तो ये मॉडल किसका है? ये अर्थ का है। तो अर्थ का ही जो ये छोटा रूप है, ठीक है, जो छोटा सा ये मॉडल बनाया गया है अर्थ का, इसी को हम ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। और जो लैटिट्यूड्स क्या होता है कि लैटिट्यूड्स मतलब इसे हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो हमारी लंबी लंबी खड़ी रेखाएं होती हैं, जिसे हम हिंदी में देशांतर बोलते हैं। अब देखो मैं आपको समझा देती हूँ। आप जब अपना ग्लोब देखेंगे, ठीक है, ग्लोब आपने देखा ही होगा, नहीं भी देखा है तो अपने टीचर से बोलिएगा, वो आपको ग्लोब दिखाएंगे, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करिएगा। तो आपके देखेंगे कि ग्लोब के ऊपर ना कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसे लाइंस दिखती हैं। तो जो ये ऐसी वाली लाइंस दिखेंगी ना आपको, इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। उसी तरह से जब आप ग्लोब देखेंगे ध्यान से, तो उन लंबी रेखाओं के साथ साथ आपको ऐसी लाइंस भी दिखेंगी, है ना, ऐसी। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड्स, और हिंदी में अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो आपको डायरेक्शन तो अच्छे से पता होगी, डायरेक्शन पता है। ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो देखो जो नॉर्थ से साउथ तक खींची हुई जो लाइन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और वेस्ट टू ईस्ट क्या बोल सकते हैं? ईस्ट टू वेस्ट लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जब आप इसको बार बार स्टडी करेंगे तो आपको ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. मतलब आपने जो पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? आपने अपने प्लानट के बारे में पढ़ा था। क्या नाम है हमारे प्लानट का? अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, है ना। तो जो हमारा प्लानट है ना, वो बिल्कुल गोल ना होकर के कैसा है, हमने क्या बताई थी? जो अर्थ है हमारी, उसकी शेप कैसी बताई थी? जियोइड शेप बताई थी ना मैंने। तो जियोइड शेप कैसी होगी? जो बिल्कुल गोल नहीं होगी। वो आपने देखा होगा जो हमारी अर्थ होती है ना, वो हल्की सी क्या होती है नॉर्थ पे, जैसे ये तो मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ तो लिखेंगे आप यहाँ पे, नॉर्थ पे और साउथ पे हल्की सी फ्लैट होती है। और बीच में कैसी होती है? बल्ज। बल्ज मतलब फुली हुई, गुब्बारे की तरह, जैसे हमारा गुब्बारा होता है ना, फूला हुआ होता है। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है ना, तो वो जो हमारा नॉर्थ पार्ट है ना, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट है और साउथ पोल पे थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है। लेकिन बीच में कैसी है? बल्ज, मतलब फुली हुई, ठीक है। देखो ये तो कैसी है? फुली हुई तो है, गुब्बारे की तरह हल्की सी फुली हुई है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? बल्ज, ठीक है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो आप क्या करें, मतलब आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है कि भाई कैसी होती होगी हमारी अर्थ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी क्लासरूम में जो ग्लोब रखा है ना, उसको ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों की क्लास में ग्लोब नहीं भी है तो आप लोग अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देखेंगे ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आजकल तो आप लोग नेट वगैरह चलाते ही हैं। अगर आपने सच में नहीं देखा है तो आप ग्लोब को सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और वहाँ पे भी देखेंगे ग्लोब का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके क्लास में जो ग्लोब है, या आप नेट से सर्च करके ग्लोब देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, वो कैसे दिखती है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि मिनिएचर फॉर्म होता है किसका? अर्थ का। यानी कि ग्लोब क्या है? एक बिल्कुल सही मॉडल है। किसका मॉडल है ये? अर्थ का। अर्थ का ही एक छोटा रूप दे रखा है, एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है अर्थ का, ठीक है, जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। देखो ये क्या है? ये हमारी अर्थ है। अर्थ ऐसा नहीं कि छोटी सी तो है नहीं हमारी अर्थ। हमारी अर्थ कैसी है? बहुत बड़ी है। तो उसी का एक छोटा रूप ये क्या बना रखा है? ग्लोब। ग्लोब किसका मॉडल है? ये अर्थ का छोटा मॉडल है, ठीक है, मिनिएचर फॉर्म है। फिर आगे आता है
Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. अब देखो जो हमारे ग्लोब्स होते हैं ना, देखो एक ग्लोब तो आप ये देख रहे हो, एक ग्लोब तो आप ये देख रहे हो, तो ग्लोब जो होते हैं ना वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ जैसे इतने बड़े होते हैं साइज, कोई इससे हल्के से साइज में बड़े होते हैं, कोई इससे बिल्कुल छोटे शेप में भी आते हैं। आपने टेबल्स में देखे होंगे, है ना, बहुत से लोग टेबल के ऊपर रखे रखते हैं। ज़्यादातर आप ऑफिस में देखेंगे, जो ऑफिस होते हैं ना, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे से ग्लोब्स भी देखेंगे। तो क्या बताया जा रहा है कि जो बड़े साइज के ग्लोब होते हैं तो वो क्या होता है कि आप उसको आसानी से कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन कुछ कैसे होते हैं ग्लोब, कैसे आते हैं, जिनको आप फुला के मतलब हवा भर के, जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हो ना, तो ऐसे ही एक फुलाने वाली भी ग्लोब्स आते हैं और एक छोटे साइज के भी आते हैं। तो जिससे कि आप आसानी से, वो हैंडी होते हैं, मतलब आसानी से आप उसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे ग्लोब होते हैं ना, कि अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। तो अगर जो बड़े ग्लोब होते हैं उसको आप आसानी से कहीं पर भी इधर से उधर नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन जो छोटे साइज के जो आपके ग्लोब्स होते हैं उसको आप इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। अब आप ग्लोब को देखेंगे तो ये फिक्स नहीं होगा। देखो जैसे मैं आपको इस मॉडल से समझाती हूँ। अभी देखो ये आप जब इस मॉडल को देखोगे, आप जब आप इसको यहाँ से घुमाओगे ना, तो आप ये क्या होगा, ये गोल 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 ये ऐसे ऐसे करके घूमेगी, ठीक है ना। तो मतलब अर्थ क्या, ये जो ग्लोब बना रखा है, तो ये ग्लोब क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बस ये ऐसी बिल्कुल ये ऐसी ही फिक्स रहेगी, बल्कि जब आप इसको हल्का से घुमाएंगे तो ये गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही घूम सकती है जैसे कि जो पॉटर्स जो होते हैं, पॉटर्स का जो व्हील होता है, पॉटर किसे कहते हैं, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना कुम्हार, तो नीचे वो क्या कुछ पहिए से लगा होता है, एक व्हील से लगा होता है, और उसके ऊपर यहाँ पे बीच में करके वो अपना जो बर्तन मिट्टी वगैरह लगाते हैं और उसको खूब तेज़ी से घुमाते हैं। तो ये खूब तेज़ी से घूमता है और यहाँ पे वो अपने बर्तन की शेप दे देते हैं, उसको मिट्टी से मतलब शेप दे देते हैं बर्तन की, है ना। तो यानी कि जो कुम्हार लोग जैसे अपने वो व्हील को, उस पहिए को जैसे घुमाते हैं ना, तो ऐसे ही जो ग्लोब होती है, तो ग्लोब को भी आप वैसे ही घुमा सकते हैं, ठीक है। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size। यानी कि जो हमारा ग्लोब होता है ना, तो ग्लोब पे देखो हमारा कंट्रीज़ होती हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। देखो जो ये ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है आपको, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, ये हमारे ग्रीन ग्रीन कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, और इन कॉन्टिनेंट्स में आपकी कंट्रीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है। साथ में आपके यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, इसमें आपके ओशंस दिखाए जाते हैं एकदम करेक्ट साइज में। मतलब करेक्ट साइज का यहाँ पे ये है कि सचमुच में तो ये बहुत बड़े हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी बड़े एरिया को हम मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक स्केल पे क्या करते हैं, बड़े एरिया को छोटा करके दिखाते हैं ना। तो वैसे ही क्या किया जाता है कि ग्लोब पे भी जो मतलब एक्चुअल में जो साइज है किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का या ओशन का, तो उसको क्या किया जाता है कि एक स्केल पे मेज़र करके उसको छोटा करके, छोटा साइज करके दिखाया जाता है, लेकिन एक करेक्ट तरीके से दिखाया जाता है। अब आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझो कि ग्लोब पे जो भी हमारे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस वगैरह होते हैं, उनको एक करेक्ट साइज में इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके थ्रू? ग्लोब के थ्रू। ओके। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate the place on it. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब जैसे आपके लिए ग्लोब तो बन गया, क्यों बनाया गया है ग्लोब? हमें क्या आवश्यकता थी ग्लोब को बनाने की? वो इसलिए ताकि हम आसानी से अपनी अर्थ के बारे में विद द हेल्प ऑफ ग्लोब हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से अपनी स्टडी आसान कर सकते हैं। ग्लोब की मदद से हम अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया है, अर्थ का एक छोटा रूप बनाया गया है ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर हमें ग्लोब पे हमने यहाँ पे कंट्रीज़ दिखा दी, लेकिन कैसे दिखाएंगे हम? हमें मान लीजिए कि अगर हमें ग्लोब पे, मैंने आपको किसी भी प्लेस का नेम दिया और कहा कि ढूंढो इसको ग्लोब पे, तो कैसे लोकेट करोगे कि यहाँ पे है वो, कि इस जगह पे वो प्लेस है? अब जैसे इंडिया है, इंडिया का तो आपको थोड़ा सा पता है कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका, लेकिन मतलब आप थोड़ा ढूंढोगे, थोड़ा समझ जाओगे कि यहाँ पे इंडिया है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्लेसेस अगर ढूंढने होते हैं, कोई भी प्लेस आपको लोकेट करना है, तो आप अपने ग्लोब पे कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो
तो उसके लिए आपको क्या बताया गया है, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो इसके लिए, ताकि हम किसी भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर पाएँ, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइन्स की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम ग्लोब पे किसी भी लोकेशन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, चलिए उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। तो आपने क्या नोटिस किया होगा कि जो हमारा ये ग्लोब होता है ना, तो एक छोटी सी सुई से फिक्स होता है। देखो जैसे आप यहाँ पे देखो, ये इस एरिया पे देखना, ये छोटी सी सुई निकली हुई है, ये देखो यहाँ पे ये छोटी सी सुई निकली हुई है ना। तो ये क्या होता है, हमारा ग्लोब एक सुई से क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, और ये फिक्स्ड होता है यहाँ पे कैसे, टिल्टेड मैनर में। अर्थ, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अर्थ की ये बिल्कुल, अर्थ अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती तो इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था, ऐसे करके होना चाहिए था ना। लेकिन हमारी अर्थ क्या है, हल्की सी झुकी हुई है, तो आप उसको हल्का सा टिल्टेड देखेंगे, है ना। हल्का टिल्टेड मतलब हल्की सी तिरछी देखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। आपने सुना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ जो है, वो थोड़ी सी क्या है, तिरछी है, और वो क्या करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है। तो वो एक्सिस क्या है कि वो पॉइंट है जहाँ पे, जिस पॉइंट से हल्की सी वो तिरछी है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, जैसे आप यहाँ पे नीडल देख रहे हो, ये तो क्या है, देखो ये देखो हल्की सी तिरछी जा रही नई लाइन, अगर हम इसको देखते हैं तो जिस पॉइंट पे यही तो वो पॉइंट्स है जहाँ पे वो हल्की सी तिरछी है। तो यही जो पॉइंट है, जो ये एक्सिस है, इसका ये एक्सिस होता है, किसका, अर्थ का। अर्थ का क्या होता है, ये एक्सिस होता है, जिस पॉइंट पे ये हल्की सी टिल्टेड होती है, हल्की सी झुकी होती है, तो वो क्या होता है, अर्थ का एक्सिस होता है, और जिस पे वो घूमती है, ठीक है। तो यही होता है एक्सिस, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो हल्की सी तिरछी होती है ना, तो उसी एक्सिस पे क्या करती है, वो घूमती है, ठीक है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north and south pole। यानी कि अब आपने देखा कि जो ये नीडल होती है ना, वैसे तो देखो ये अर्थ, ये देखो कैसे बनाया गया होगा कि जैसे ये ग्लोब है ना, तो इसके अंदर से ये सुई अंदर से दे रखी है, ठीक है, जिससे ये अच्छे से इस पर फिक्स्ड रहे। तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा जो ये नीडल है, जिस पे जो ये नीडल है ना, ये वाली जो नीडल दिख रही है आपको, तो ये 2 पॉइंट पे क्या करती है, हमारी अर्थ से पास होके निकलती है, ठीक है। मैं आपको उसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देती हूँ। ये वो पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट वो हैं जहाँ से ये नीडल पास होके निकलती है हमारी अर्थ से, दिख रही है आपको। देखो जो भी चीज़ें हैं, ये सचमुच में नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये आप समझना, ठीक है। इमेजिनरी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर से कोई ऐसा दिखता है, कोई आपको आसमान में, यहाँ नीचे ज़मीन से आसमान तक कोई भी आपको ऐसी नीडल दिखती है क्या, जिसने हमारी अर्थ को ऐसे बीच से छेद करके निकली हो, ऐसा नहीं है। वो एक इमेजिन करके बनाया गया है। देखो जो ग्लोब का स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया है ना, जैसे हमने इसको हल्का सा झुका दिखाया, इसमें नीडल दिखा दी है, तो ऐसा नहीं कि सचमुच में ऐसी कोई नीडल नहीं है, बल्कि उसको एक बिल्कुल, आप अब देखो यहाँ पे ग्लोब बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा फिक्स करने के लिए तो हम दिखाएंगे ना नीडल से, ठीक है। तो यहाँ मतलब आपको ऐसा सचमुच में नहीं है, लेकिन आपको बताया गया है पढ़ने के उससे कि जो हमारा अर्थ है ना, वो हल्का सा झुका हुआ है, तो जिस पॉइंट पे वो झुका हुआ है उसको हम उसका एक्सिस बोलते हैं। तो ऐसे आपको जो ये ग्लोब बनाया गया है, जो ये ग्लोब बनाया गया है ना, तो इस ग्लोब को दिखाया गया है कि जो हमारा ये ग्लोब होता है, तो इसके अंदर से जो ये सुई जा रही है ना, ये जो सुई जा रही है, तो ये 2 पॉइंट पे क्या होता है, हमारी अर्थ से पास होके निकलती है, ठीक है। तो जो हमारा इसका नॉर्थ वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाला होता है साउथ पोल, ठीक है। यही वो जो 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे जो हमारी ये नीडल है ना, ये इन 2 पॉइंट से के थ्रू पास होके निकलती है ये, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे ये समझाया गया है, पर आप याद रखो हमेशा कि हमारी अर्थ का जो सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और साउथ वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। क्लियर, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यू विल नोटिस दैट द नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे हमारी जो ग्लोब होती है, वो जिस नीडल से फिक्स्ड होती है, हल्का सा तिरछी फिक्स्ड होती है ना, उसी को हम उसका एक्सिस बोलते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स, यानी कि वही बोला गया है कि वो 2 पॉइंट, जैसे मैंने बोला ना कि जो एक सुई सी लगा रखी है यहाँ पे, जिस नीडल पे हल्की सी हमारी अर्थ जो है झुकी हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो 2 पॉइंट जहाँ से हमारी नीडल, जहाँ से ये सुई हमारी पास होके गुजरती है, तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम साउथ पोल। ठीक है। फिर द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने इस ग्लोब को बना दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब जो ये ग्लोब है इसको हम घुमा सकते हैं। और ये जो ग्लोब होती है ना, ये हमेशा जैसे हमारी अर्थ सचमुच में वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घूमती है ना, तो ऐसे ही ग्लोब को भी आप वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है। तो द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट remember there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये तो आपको देखो एक स्टडी के पर्पज से आपको बताया गया हर एक चीज़ है। ठीक है। बिल्कुल आपको एक अच्छा सा मॉडल आपको तैयार करके दिया जाता है ग्लोब में, ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि हाँ ऐसा है, ये ऐसी दिखती है हमारी अर्थ, इस पे ऐसे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ऐसे ओशंस बने हैं, ये ऐसी इस पॉइंट पे देखो हल्की सी तिरछी हो रखी है, इस नीडल से जुड़ी हुई है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। तो ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला ही गया है कि आप इस ग्लोब को ऐसे घुमा भी सकते हो जैसे वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमारी अर्थ सचमुच में जैसे वो घूमती है ना, हमारी अर्थ तो किस डायरेक्शन में घूमती है, तो ये याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है हमारी अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया आपको, लेकिन आप ये याद रखना कि ये थोड़ा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी सचमुच में है, जो ये हमारी अर्थ है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से कोई सुई नहीं जा रही है, इसके अंदर से सचमुच में नहीं जा रही है वो, बल्कि एक इमेजिनरी लाइन है। वो एक स्टडी के पर्पज से इमेजिन करके कि हाँ हमारी जो अर्थ है ना, ये हल्की सी ऐसी झुकी है, तो ये अर्थ झुकी है हल्की सी, तो आपको ग्लोब बनाना है तो आप हल्का सा उसको बना के दिखाएंगे, किसी न किसी चीज़ तो फिक्स करके दिखाएंगे ना बच्चों को। नहीं तो वो ऐसा तो है नहीं कि ये अगर ये नहीं बताएंगे यार इसके अंदर नीडल, तो ये कैसे झुकी हुई, कैसे दिखेगी आपको, ये हवा में तो उड़ेगी नहीं हमारी अर्थ, है ना। तो इसलिए इस ग्लोब को क्या किया जाता है, ऐसा नीडल बना के पूरा दिखाया जाता है कि ये ऐसे हल्की सी झुकी है, एक नीडल इसके अंदर से होके गुजर रही है। लेकिन अर्थ के अंदर सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अर्थ में सचमुच में कोई नीडल नहीं लगी हुई, कोई सुई नहीं है कि जिस पे वो झुकी है। बस वो ये है कि वो एक हल्का से एक पॉइंट है जहाँ पे वो झुकी हुई है, वही उसका एक्सिस होता है। और अर्थ पे कोई भी ऐसी नीडल नहीं है, बल्कि देखो नेचुरली आप जानते हो कि हमारे सन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसने क्या कर रखा है, जिसने पूरे सोलर सिस्टम को एक कंट्रोल में कर रखा है। तभी क्या होता है कि सब लोग जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो सभी लोग एक सिस्टमैटिक वे में अपने ही ऑर्बिट पे घूमते हैं। और मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, ऑर्बिट क्या होता है कि सबका सब प्लैनेट्स का अपना अपना क्या होता है, रास्ता होता है जिस पे वो चलते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो उसका ऑर्बिट होता है अपना, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो सन के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है, मतलब बिल्कुल एक तरीके से कंट्रोल करके रखता है। तभी कोई भी चीज़ इधर की उधर ऐसी नहीं होती है, सब एक सही तरीके से चलती है ना। तो ये अर्थ जो है अपने आप में ये हल्की सी तिरछी है, इसको किसी ने यहाँ से सुई नहीं घुसा रखी है, सचमुच में नहीं घुसा रखी, बस ये है कि वो आपको स्टडी के पर्पज से नीडल बना के दी गई है। तो वैसे अदरवाइज हमारी अर्थ क्या है, अर्थ में कोई भी ऐसी सुई नहीं है, वो केवल आपको एक स्टडी के पर्पज से एक इमेजिनरी लाइन बना के दिखाया गया है। क्लियर हो गया आपको? अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. अब इतना क्लियर हो गया ना आपका कि नीडल वगैरह कुछ भी सच में नहीं है, बस वो एक इमेजिनरी बना रखा है, आपको दिखा रखा है ताकि आप आसानी से पढ़ सके। अब यहाँ पे ग्लोब बनाओगे तो वो हवा में उड़ते हुए तो नहीं दिखा सकते, तो उसको किसी चीज़ से जो फिक्स किया गया है, तो वो नीडल से फिक्स करके आपको दिखा रखा है कि जो हमारी अर्थ है ये ऐसी घूमी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर से जो ये 2 पॉइंट्स पे ये कट करती है इसको नीडल्स, इसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम और लाइन्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि आप जब ग्लोब देखेंगे ना, तो ग्लोब के अंदर आपको ना बहुत सारी ऐसी लाइंस दिखेंगी, कुछ ऐसी लाइंस दिखेंगी, ध्यान से देखना ग्लोब को, अगर अभी आपके पास अवेलेबल है तो देखना। और कुछ ऐसी लाइंस भी दिखेंगी आपको, ऐसी लाइंस भी दिखेंगी। ठीक है, तो जो ये रेड कलर की लाइंस है ना, ये रेड कलर की लाइंस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और जो ये येलो कलर की लाइन है इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं,
लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि और भी इमेजिनरी लाइन मतलब इमेजिन करके, कल्पना करके, जैसे आप लोग भी इमेजिन करते हो ना, काश मेरे पास ये चीज़ तो होती तो मैं ये करता, मैं वो करता, एक तरह से इमेजिन करते हो ना। तो यहाँ पर भी एक क्या है, सचमुच में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है हमारी अर्थ पे, सिर्फ स्टडी के पर्पस से, ताकि आप पूरी ग्लोब का स्टडी आसानी से कर पाओ, अच्छे से कर पाओ, इसीलिए ये लाइंस बनी होती है हमारे ग्लोब पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आप जब ग्लोब देखेंगे ना, तो आप ग्लोब देखेंगे तो इस ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन जाती है। ठीक है, जिससे कि हम जो क्या करती है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखो, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते बीचों बीच से जाएगी। तो ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। यहाँ दे रखा है ना आपको, ये वो एक लाइन होती है जो हमारे अर्थ के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये जो लाइन देखेंगे ये 0 डिग्री पे होती है, ये भी याद रखो साथ में कि जो ये हमारी लाइंस होती है ना, हमारी जो ये बनाई जाती है लाइंस, इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है हमारे ग्लोब पे, तो ये कैसी होती है, इमेजिनरी होती हैं, और इनको हम डिग्री से दिखाते हैं। जैसे कि जो मैंने बोला कि जो ये हमारी बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जाती है, तो इस बीचों बीच से जाने वाली लाइन, जो क्या ये लाइन क्या करती है, हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये 2 पार्ट्स में, जैसे आपने क्या लिया, देखो मैं आपको और आसानी से समझाती हूँ। जैसे आपकी क्रिकेट बॉल होती है ना, ऐसी गोल होती है ना, अब आपने क्या किया, बिल्कुल उसको 20 से 2 हिस्से कर दिए। तो आपने क्या किया, उस बॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी ही जो हमारी अर्थ होती है ना, तो अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जो क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। याद रखो, इक्वल पार्ट्स में। तो जो पहले तो ये जान लो, इस अर्थ जो ये लाइन जा रही है बीचों बीच, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। आपसे कोई भी पूछे कि जो हमारी अर्थ में वो कौन सी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो आप क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन। कौन सी बोलेंगे, इक्वेटर लाइन बोलेंगे उसको। ठीक है, ये जो है अर्थ, और इस अर्थ के बीच से जा रही है जो ये 0 डिग्री पे होती है लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन। हिंदी में इसी लाइन को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य मतलब धरती के मध्य से, मध्य मतलब बीच से जाने वाली रेखा। ठीक है, तो ये लाइन का जो होती है, ये किसकी होती है, 0 डिग्री पे होती है। याद रखना हमेशा, इन जो भी हमारी ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होंगी ना, तो इनके आगे आप क्या लिखेंगे, डिग्री बनी होगी, ये डिग्री का साइन बना होगा। तो इसको हम हमेशा लाइंस को डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी ग्लोब होती है, हमारे ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जो अब हम बात करते हैं कि भाई इक्वल पार्ट्स में तो चलो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इक्वल पार्ट में तो उसने हमारी अर्थ को डिवाइड कर दिया, ये है हमारी इक्वेटर लाइन। तो इसका जो नॉर्थन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये पूरा नॉर्थ वाला पार्ट होता है, और जो इक्वेटर लाइन के नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो, साथ साथ अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो नोट्स भी बनाते जाओ सुनते हुए, ताकि क्लास में जब आपकी टीचर समझाएंगे ना, तो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, आपको टाइम नहीं लगेगा समझने में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर उसको अच्छे से मन लगा के पढ़ा जाए। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा तो आगे जब पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अभी से अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो सोचोगे यार ज्योग्राफी सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब हार्ड तो थोड़ा देखो है सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक अपना बिल्कुल क्लियर रखो। बेसिक क्लियर नहीं रखोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैं समझा रही हूँ। मैं एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। तो हमने क्या बात करी, जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये सचमुच में लाइंस नहीं होती हैं, बल्कि ये स्टडी के पर्पज़ से बनाई गई हैं लाइंस, ताकि आप अच्छे से अर्थ के बारे में स्टडी कर सकें। हमने क्या बोला कि अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो कि ये मैंने पिंक कलर से ड्रॉ की है।
इसको ड्रॉ कर देते हैं पिंक से ही, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, हमारी इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन को हम हिंदी में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यही वो इक्वेटर लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसके नॉर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इसके जो साउथ वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो भी हमारी लाइंस होती है इसको हम डिग्रीज में दिखाते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके हम दिखाते हैं, ठीक है। एक और चीज़, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से, बिल्कुल अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइन होती है ये बीचों बीच से जा रही इक्वेटर लाइन, तो ये तो कि 0 डिग्री पे। ऐसे ही क्या होता है कि बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल क्या होती हैं ये लाइंस होती है, जैसे कि मतलब एक डिस्टेंस में होती है। अब मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि कितने का डिफरेंस होता है इनके बीच में लाइंस में, लेकिन एक ऐसा तो हो रहा है कि 111 किलोमीटर्स की मतलब दूरी पर ये एक डिग्री होते हैं, ठीक है। जो ये डिग्रीज बनाई जाती है ना, ये लाइंस बनाते हैं, तो इन लैटिट्यूड्स लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर का आई थिंक, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना कि कितने का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने ज्योमेट्री में, कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, है ना, जो बराबर दूरी पर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो देखो, जैसे ये 0 डिग्री है, ऐसे 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे करते करते क्या होती है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। कहाँ तक होती हैं, लगभग 90 डिग्री तक होती हैं ये लाइंस, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ याद रखो कि जब भी आप अपनी अर्थ इस अर्थ पे इस इक्वेटर के ऊपर वाले की बात करेंगे, ऊपर वाली लाइंस की बात करेंगे, तो हमेशा आप जब भी आप लैटिट्यूड लिखेंगे ना, अगर आप नॉर्थन हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो हमेशा उन डिग्रीज के साथ में आप एन ज़रूर लगाना। उस एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। और जब आप साउथ वाली की बात करेंगे तो उसके साथ हमेशा, जब भी आप जिस भी डिग्री लाइन की बात करते हो तो उसके साथ में आप हमेशा एस लगाना, एस मतलब साउथ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको कि नो एन और एस लगाना है, वो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ 0 डिग्री से ऊपर भी जाते हुए, जैसे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए पूरा 90 डिग्री तक होता है, और ऐसे ही हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में सेम होता है, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके होता है पूरा 90 तक। अब अगर मैं मान लीजिए कोई भी लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ, अब दोनों में डिग्रीज तो सेम है ना, लेकिन मैं बात तो कर रही हूँ नॉर्थन हेमिस्फीयर की, लेकिन मैंने लिखा कि भाई वो एरिया जो है ना वो 23 डिग्री पर है, मैंने सिर्फ लिखा 23 डिग्री पर है। अब आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज ये हो जाओगे कि मैं किस वाली डिग्री की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्थन हेमिस्फीयर वाली की बात कर रही हूँ, वो एरिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है या साउथर्न हेमिस्फीयर में। आप कंफ्यूज क्यों हुए, क्योंकि मैंने 23 डिग्री के साथ ना एन नहीं लिखा, एन अगर लिख देती तो आप समझ जाते कि नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप क्या करेंगे, इक्वेटर लाइन के ऊपर वाली डिग्रीज की बात करेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करेंगे, तो हमेशा जब भी आप कोई भी डिग्री लगाएंगे तो उसके साथ आप एन ज़रूर लिखेंगे, ताकि ना आप आसानी से उस जगह को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको पता होगा ना कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो एरिया है, या जिस भी एरिया के बारे में बात हो रही है तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इस नॉर्थ वाले पार्ट में जो भी वो डिग्री है वो इस वाली एरिया में, और आसानी से आप ढूंढ के अब उस प्लेस को ढूंढ सकते हो। देखो, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इसी से आप, इन्हीं लाइन से आपको क्या पता चलेगा कि कैसे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। क्यों कोई जो प्लेस होता है, जैसे आप सुनते होंगे ना कि इंडिया में यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डे हो रहा होता है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कहीं पर वहाँ पे रात हो रही होती है, वहाँ अगर दिन हो रहा है तो यहाँ रात होती है। क्यों होती है उसका रीज़न भी पता होगा, उनके टाइम में हमारे अंतर क्यों होता है, टाइम में डिफरेंस क्यों होता है, कोई एरिया हमसे 1 घंटा आगे होता है तो कोई एरिया हमसे 1 घंटा पीछे होता है, उसका क्या कारण है, दिन रात कैसे होते हैं, ठीक है, उसका क्या कारण है कि कहीं पे धूप होती है, कहीं पे रात होती है, आप इसके थ्रू समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, जैसे कि एक तो मैंने आपका टाइम का बता दिया, ठीक है, और फिर
दूसरा क्या होता है कि भाई जो कुछ एरियाज़ आप देखेंगे कहीं पे तो बहुत गर्मी होती है, कुछ एरियाज़ में कुछ एरिया कैसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, और कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बिल्कुल हमेशा बर्फ़ ही पड़ी रहती है। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। हमारी जो वेजिटेशन होती है ये इक्वेटर लाइन के पास इतनी ज़्यादा आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों मिलते हैं, इतनी ज़्यादा आपको प्रजातियाँ स्पीसीज़ क्यों मिलती हैं किसी भी चीज़ की, तो क्यों मिलती है, इसका क्या कारण है। इसके थ्रू भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन होती हैं तो इसकी मदद से आप ये सब चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ना अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको पूरा इसी में समझा दिया, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ इस पैराग्राफ से। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ से। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere. मैंने बोला ना आपको कि जैसे हमारी अर्थ पे क्या है कि ये बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन आती है ये हमारी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्लियर हो गया। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, यानी कि ये दोनों ही दोनों जो नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर है ना ये बिल्कुल इक्वल बटा हुआ है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। मैंने आपको ये बोला कि जो ये एक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, और हाँ ये भी याद रखना कि ये जैसे ये हमारी अर्थ है, अगर ये यहाँ से आपको दिखाई जा रही है ना इसका मतलब ये नहीं कि बस ये इतनी सी होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये केस ऐसी होती है। देखो अगर हम अर्थ को कोई भी, जैसे आप अपने घर पे बॉल पड़ी आप उसको ऊपर से देखना, पहले आप लाइन खींचना ऐसे करके दिखेंगी आपको, ये लाइन से होती है ना ऐसे ऐसे करके होती हैं, ठीक है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। अब आप जब किसी भी सर्कल पार्ट को आप सामने से देखेंगे तो ये लाइंस आपको तो ऐसी ही दिखेगी ना, ये ऐसी ही दिखेगी, लेकिन ये कैसी होती है पूरी ऐसे ऐसे करके बनाई जाती है, ठीक है, उस चीज़ पे उस बॉल पे आप देखना। ठीक है, तो ये लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी अर्थ में किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ओके, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मैंने आपको यही बताया ना कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इक्वेटर लाइन है तो ये एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये देखो ये ऐसे दिखेंगी ना हमको, तो ये क्या होती है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे लैटिट्यूड्स को चाहे लॉन्गिट्यूड्स को, हमेशा आप डिग्रीज में मेजर करेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारी अर्थ होती है, जो इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर लाइन कौन सी, वही जो हमारी अर्थ के बीचों बीच से जाती है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 0 डिग्री पे होती है ना, यही यहाँ पे यही बता रखा है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है ना हमारा, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। अब आप देखेंगे कि इक्वेटर से जो हमारा ये रुको मैं ब्लू कलर में दिखाती हूँ, जो हमारी ये अर्थ है ना, इस अर्थ के इक्वेटर सर्कल से लेकर पूरा जो ये पोल्स वाला पार्ट होता है ना, तो ये पूरा, अच्छा आप ये बताओ, आपने मैथ से पढ़ा होगा कि जो ये पूरा सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम द इक्वेटर टू एदर ऑफ द पोल्स, ये कितना होता है, पूरे एक सर्कल का, जो भी हमारी अर्थ का पूरा सर्कल है ना उसका 360 होता है। ठीक है, सॉरी 360 का 1/4 होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। तो मतलब यहाँ बताया गया है कि इक्वेटर लाइन से और जो पोल्स होते हैं ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो पूरे अर्थ के जो 360 डिग्री का 1/4 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी अर्थ होती है ना, तो इसका ये जो 90 डिग्री मैंने आपको बताया ना,
कि जैसे यहाँ पे 0 डिग्री पे तो ऐसे 1 2 3 करते करते ऐसे बहुत सारी हमारी लैटिट्यूड्स होती है और करते करते पूरा यहाँ तक 90 डिग्री तक होता है ना। तो 90 डिग्री पे क्या होता है कि हमारा 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ में क्या होता है, साउथ पोल होता है। ये होता है साउथ पोल, ठीक है। और बीच से कौन सी जाती है, इक्वेटर लाइन। क्लियर हो रहा है आपको? आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। बस यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर का पोल्स तक, तो ये क्या होता है, हमारी अर्थ का जो सर्कल है ना, सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो उस 360 का 1/4 होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आपका तभी क्या आता है, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे 90 डिग्री पे साउथ पोल होता है, ठीक है। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारी अर्थ के इक्वेटर लाइन की जितने भी ऊपर अर्थ ये इसके इक्वेटर के नॉर्थ वाले जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे आप उसको बोलते हैं नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जितने भी साउथ में होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ईस्ट लैटिट्यूड इज therefore followed by either the word north और साउथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि लैटिट्यूड, जब आप जिस भी लैटिट्यूड की बात कर रहे हो, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर वाले लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हो तो हमेशा उसके साथ एन लगाएंगे। साउथर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हो तो जो भी डिग्री लिखेंगे आप उसके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। फॉर एग्जाम्पल, वो चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है हमारे इंडिया में, तो क्या बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया में जो महाराष्ट्र वाला जो स्टेट है, तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है चंद्रपुर, वो और एक साउथ अमेरिका का एक जगह कंट्री है जिसका नाम है ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील में एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्ट, ठीक है। तो ये दोनों चंद्रपुर और ये बेलो जो है, ये दोनों ही जो प्लेस हैं ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, ठीक है। लेकिन बात क्या हो रही है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। वी देयरफॉर से, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दोनों की दोनों ही क्या है, 20 डिग्री पर हैं, बट एक क्या है 20 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर के और एक 20 डिग्री साउथ है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, देखो मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये हमारा क्या है, इक्वेटर जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जगह है वो भी 20 डिग्री पर है और जो बेलो है वो भी 20 डिग्री पे, दोनों मतलब सेम लैटिट्यूड्स पे हैं। बट बात क्या हो रही है कि जो हमारा चंद्रपुर है, क्या बोला कि बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, लेकिन जो हमारा क्या है चंद्रपुर है वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। मतलब क्या है कि इस नॉर्थ की बात हो रही है, तो मतलब इस नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में जो 20 डिग्री लाइन जा रही होगी, तो उस 20 डिग्री लाइन वाली उस पे ये किसी प्लेस पे ये पड़ता है, ठीक है। कि जो चंद्रपुर है, अब हमारा इंडिया तो इस साइड पे पड़ता है ना, तो ऑब्वियसली क्या बोला गया है कि वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है। तो 20 डिग्री यहाँ से होके गुजार रही है ना, तो ये हमारी इंडिया के महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो इधर की इसी 20 डिग्री लाइन पे पड़ता होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो साउथ अमेरिका का जो प्लेस है बेलो, तो वो क्या पड़ते हैं 20 डिग्री साउथ की बात हो रही है, तो इस 0 डिग्री से साउथ में जो 20 डिग्री होगा ना, ठीक है, तो मतलब वो इन्हीं 20 डिग्री में से उस ब्राज़ील जो भी कंट्री है, तो उस कंट्री के अंदर उसी 20 डिग्री लैटिट्यूड से होकर गुजरता है। क्लियर हो गया? मतलब 20 डिग्री जो लैटिट्यूड है, साउथ लैटिट्यूड है, वो उस चंद्रपुर से होकर गुजरता होगा। लेकिन बात यहाँ पे डिफरेंस क्या समझ में है आपको? डिफरेंस को दिख रहा है? ये दिख रहा होगा कि इंडिया का जो चंद्रपुर है वो भी 20 डिग्री पे है और जो साउथ अमेरिका का ब्राज़ील का जो वो प्लेस है हॉरिजॉन्ट, ठीक है, तो वो भी क्या 20 डिग्री पे है। पर फ़र्क क्या है कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है, तो नॉर्थ पे मतलब कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। लेकिन जो बेलो है वो क्या है हमारा 20 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी ना कि नॉर्थ और साउथ लगाना है, वो इसीलिए लगाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, यही बात थी वो। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि बार बार अच्छे से समझ जाओ कि जो हमारा अर्थ होता है, इस अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जाती है, ये लाइन हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं।
तो जो और ये जो लाइन होती है, ये इक्वेटर लाइन, ये 0 डिग्री पर होती है। इस 0 डिग्री के नॉर्थ वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब आप अर्थ में जब आप ये इक्वेटर के ऊपर वाली डिग्रीज की बात करेंगे तो हमेशा उस डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ना 0 डिग्री से ऊपर तक पूरा 1 2 3 4 करते करते सेम डिग्रीज तक यहाँ पे भी होता है और सेम डिग्रीज यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ डिग्री लगाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर वो जो प्लेस है ना वो किस वाले लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, मतलब सॉरी, किस वाले लैटिट्यूड की बात हो रही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के या साउथर्न हेमिस्फीयर के। लेकिन जब मैं किसी भी डिग्री के साथ एन और एस लगाऊंगी तो इससे क्या होगा कि मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि वो जो बात हो रही है जिस प्लेस की, वो हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में या फिर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है। ठीक है, तो जब अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होती है, क्यों हमें किसी भी लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ लगाना, साउथ लगाना कंपलसरी होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे आपको एक लेट्स डू करने के लिए दिया गया है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। खाली मैं इतना सा पढ़ा देती हूँ क्योंकि वीडियो वरना बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो मैंने आपको कहा ना मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको चैप्टर समझाऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको इतना समझाया, अपनी बुक में दोबारा से समझना, अपनी बुक को दोबारा पढ़ना कि मैंने क्या समझाया है, तो आप आसानी से समझोगे। ठीक है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं तो साथ में खोल के रखो सामने बुक को, ताकि एक एक लाइन को समझ पाओ कि क्या दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, लेट्स डू में क्या कहा गया है कि टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बॉल, यानी कि आपको क्या लेना है, एक बड़ा सा गोल, एक तो पोटैटो ले सकते हो या फिर आप कोई एक बॉल ले लीजिए। पियर्स अ नीटिंग नीडल थ्रू इट, अब आपको क्या करना है, उसके बीच से एक सुई से छेद करते हुए आपको उसके बीच से एक सुई निकालनी है। द नीडल रिजेंबल्स द एक्सिस शोन इन अ ग्लोब, अब आपको क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, शो किया गया है कि एक नीडल जा रही है इसके बीच से। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको किसी चीज़ से रिजेंबल कर देना है उसी एक्सिस पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और द बॉल अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपने जैसे एक आलू लिया और आपने उस आलू के क्या किया, छेद करके ऐसे कर दिया, आपने निकाल दिया। ठीक है, एक सुई निकाल दी उसके बीच से छेद करके, और आपने उसको ऐसे ही क्या कर दिया, किसी चीज़ पे अटका दिया, जैसे कि यहाँ पे हमारी ग्लोब को इस ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे इसके साथ रिजेंबल किया है ना, तो ऐसे अपनी जो नीडल है, सुई है, उसको किसी चीज़ से रिजेंबल कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, ग्लोब की तरह आसानी से इस पोटैटो को या जो भी आपने जिस भी चीज़ का बनाया है, बॉल का बनाया है, आसानी से आप उसको घुमा सकते हो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि देखो, अब मैं बस इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा ग्लोब क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, मॉडल है। ठीक है, एक ट्रू मॉडल है। कैसा मॉडल है? मिनिएचर फॉर्म में, मतलब कि अर्थ को ही एक छोटा रूप दे के एक मॉडल बनाया गया है। ग्लोब्स कई अलग अलग साइजेस के होते हैं। ठीक है, और ग्लोब पे क्या दिखाए जाते हैं, आपके कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ये सब चीज़ें उनके करेक्ट साइज में दिखाई जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो थोड़ी सी टिल्ट है, क्योंकि अपने एक्सिस पे घूमती है। फिर हमने बात करी कि अर्थ पे क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल होते हैं। हमारी जो अर्थ होती है, हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए आसानी से स्टडी के पर्पज़ से हमारी जो ग्लोब है उस पे इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, ताकि हम अच्छे से ग्लोब के बारे में स्टडी कर सकें। ठीक है, फिर हमने बात की जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, 0 डिग्री पे होती है, जो वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके नॉर्थर्न पार्ट को हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथर्न पार्ट को हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो भी अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो डिग्रीज के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, जो जिस भी डिग्री की हम बात कर रहे होते हैं। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की डिग्रीज की, जो भी साउथर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम एस लगाते हैं डिग्री के साथ में। क्लियर हो गया? और हमने बात की कि इक्वेटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के 360 डिग्री का 1/4 होता है। ठीक है, फिर हमने बोला बस, हाँ, हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। अब मैं एकदम से सारा नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखना, क्योंकि देखो इसमें आप देख रहे हो ना बहुत सारे लैटिट्यूड्स दिखा रहे हैं कि ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए कह रही हूँ कि जितना मैंने बताया पहले उसको अच्छे से समझ जाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।